रिकॉर्डिंग। देखिए, जैसे हमें पहले सबसे पहले ये समझना है कि हमें बीमारियां क्यों आती है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। हम्म? कौन बताएगा इसका रीजन, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्यों मैम, पड़ते हमारी हैं? लाइफस्टाइल और हमारा फूड। हाँ, और क्या बीमार पड़ने के काफी सारे रीजंस होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता है। हाँ, तो वही काफी सारे रीजन से मैं पूछ रही हूँ, कुछ कुछ तो सब जने बताएंगे, एक एक रीजन तब तक कवर हो जाएंगे ना। हाँ हाँ हाँ। लाइफ स्टाइल तो जैसे इन्होंने बता दिया है, फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम जो कंफ्यूज्ड हो गया है, उस वजह से बहुत सारी बीमारियां आ रही है। जेनेटिकली भी आती है कुछ चीजें। और इसके अलावा हमारा खान पान सबसे ज्यादा इम्पेक्ट करता है। करेक्ट। और फिजिकल फिजिकल वर्कआउट नहीं, फिजिकली फिजिकल वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं होता है, आजकल सारा काम मशीन्स करने लग गई है, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो गई है ना। ऐसे बहुत सारे जय रीजन। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मंजुला जी। तभी मैं बोलूं ग्रुप के अंदर इतनी शांति क्यों है। यस। रौनक अब आई कोई है। बोलने वाला नहीं मिलता है, कोई बोलने वाला नहीं मिलता है ना। हाँ, वही तो, रौनक अब आई है। चलो, हाँ। तो अभी क्या है कि हम बीमार इसलिए पड़ते हैं कि देखो, हम क्या करते हैं, खाना पीना बाकी सब चीज हम लोग करते हैं, प्रॉपर करते हैं, टाइम पे करते हैं। टाइम पे करो नहीं करो आजकल, लेकिन मेन चीज क्या है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप जो खा रहे हो वो पच रहा है कि नहीं पच रहा है, वो डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, है ना। क्योंकि वो डाइजेस्ट अगर हो जाता है तो हमें एनर्जी मिल जाती है, लेकिन आजकल देखो, कोई भी पर्सन को देख लो, डल डल से रहते हैं, बोलते हैं एनर्जी ही नहीं है ना। जो छोटे बच्चे स्पेशली वो देख लो, बड़े ज्यादा काम कर लेते हैं, छोटों से तो बिल्कुल भी नहीं होता आजकल काम, है ना। इसका रीजन यही है कि एक तो आजकल की लाइफस्टाइल खराब हो गई है, फिर कोई चीज का टाइमिंग नहीं रहा है, खाना पीना भी बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, फास्ट फूड जंक फूड। उसके अलावा जो सबसे मेन रीजन होता है, हमारा डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, डेली हम अपने घर को क्लीन करते हैं, हमारी गाड़ी को क्लीन करते हैं, हम खुद नहाते हैं। अभी आप, मैं बोलूं कि डिटॉक्सिफाई हम नहीं करते, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं, मैं अपनी क्लीनिंग तो डेली करती हूँ, मैं डेली नहाती हूँ। लेकिन क्या नहाना इनफ है क्या, वो आपकी फुल बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है क्या, क्लींजिंग कर रहा है क्या आपकी बॉडी की? नहीं ना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक जैसे गाड़ी है, फोर व्हीलर, कोई भी कार ले लो, हाँ। अब उसमें क्या होता है कि उसके जो टायर है, मतलब कार नॉर्मल एक रोड पे चल रही है, फिर जैसे अभी बारिश का मौसम है, कहीं पे कुछ भी, मतलब पानी इकट्ठा हो गया, गंदगी है, तो जब कार का टायर वहां पे जाता है तो पूरा जो भी मिट्टी है, कचरा जो भी है, वो पूरा टायर में जो लाइंस लाइंस नहीं बनी हुई रहती टायर में, उसके अंदर फंस जाता है। फिर जब हम थोड़ी देर बाद, जब हम मतलब वहां से हटके नॉर्मल रोड पे जब आ जाते हैं, तो थोड़ी देर में वो जो भी है, वो गीला अगर टायर हुआ है वो सारा सूख जाता है। हाँ, थोड़ी जो डस्ट वगैरह है वो भी क्लीन हो जाती है, लेकिन आप क्या सोचते हो, इससे वो प्रॉपर क्लीन हो जाती है उसका टायर? नहीं होता है बात ना। कुछ प्रॉपर क्लीन नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो लाइंस बाजी होती है ना। के क्या बोल रहे हो दीपिका जी? कुछ नहीं था। उसकी जो लाइन होती है ना टायर की, उसके बीच में कचरा फंस जाता है। ठीक है, वो कैसे क्लीन होगा? जब आप फोर्सली वहां पे पानी डालोगे ना, तभी वो क्लीन होगा, नहीं डालोगे तो वो ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, वो गंदगी वहां पे जमा ही रहती है। और जैसे टायर हो गया, कोई भी चीज, जितना वहां पे गंदगी जमा होगी, जितना वहां पे डस्ट पार्टिकल इकट्ठा होगा, तो उसकी लाइफ भी तो कम होती जाती है ना। कोई भी जगह हो, अगर वो क्लीन रहे तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। एक
अगर हम नॉर्मल घर की बात करें, एक घर ऐसा है जहाँ डेली सफाई होती है, हम लोग रहते हैं तो वहां पे डेली सफाई होती रहती है। हम्म? और अगर कोई घर को अगर हम बंद कर दें, वहां पे डेली क्लींजिंग नहीं होती है, डेली सफाई नहीं होती है, तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे वहां जो भी चीजें लगी है वो खराब होने लग जाएगी ना, होने लग जाएगी कि नहीं होगी? जैसे नल हो होगी गया, होगी, जब नल खराब हो गया। गंदगी जमा हो जाएगी। हाँ, तो सेम यही चीज हमारी बॉडी के साथ होती है। हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो भी हम खाते हैं ना, तो वो सारा टॉक्सिन्स, मतलब हम एक तो क्या करते हैं, गलत तरीके से खाते हैं, गलत टाइमिंग में खाते हैं। और जैसे हम लोग जो हेवी डाइट, जैसे फ्रूट वेजिटेबल अगर आप कुछ भी खाते हो, हम्म, तो उसको पचने में 2 से 3 घंटा लगता है, वो पच जाता है। आप फ्रूट खाते हो, थोड़ी देर में भूख लग जाती है कि नहीं लग जाती? और वही अगर हम हेवी चीज खा लेते हैं, दाल वगैरह खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, या कुछ और हम हेवी कुछ भी खा लिया, फास्ट फूड, जंक फूड, तो वो क्या होता है कि डाइजेशन में हेवी हो जाता है, हमारी बॉडी इतना जल्दी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा टाइमिंग देख लिया, चलो हमें टाइम पे खाना है, ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद 3-4 घंटे बाद हमें लंच करना है, लंच हो गया, उसके 3-4 घंटे बाद हमें डिनर करना है। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हमने जो पहले खाया है वो पचा है कि नहीं पचा, आपको भूख लगी है कि नहीं लगी है ना? हम लोग टाइमिंग के हिसाब से खा लेते हैं। फिर क्या होता है कि खाना जो है हमारे माउथ से अंदर के साइड जाता है, ठीक है? तो अब आप पहले वाला खाना भी वही पड़ा है, अब दूसरा खाना हमने डाल दिया, वो भी तो वही जाके इकट्ठा होएगा। पहले वाला एलिमिनेट जब तक नहीं होएगा तब तक हमारा मतलब डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा, तो उतना टाइम तो रहता ही नहीं है। लेकिन क्या होता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अगर हम हेवी डाइट लेते रहते हैं, तो वो क्या करता है, सड़ने लग जाता है, खाना पचता नहीं है, सड़ने लग जाता है। और सड़ने लग जाता है तो उससे क्या बनती है, गैस। ठीक है? और ये गैस जो है वो आंतों में इकट्ठी हो जाती है, हमारे इंटेस्टाइन में इकट्ठी हो जाती है। जो भी हम खाना खाते हैं उसके बाद वो खाना पचता, मतलब एनर्जी हमें कहाँ से फील होती है? जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वो क्या करती है, जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है ना, उससे एनर्जी को वो एब्जॉर्व करके हमारे ब्लड के अंदर देता है, जिससे हमें एनर्जी फील होती है। लेकिन जब लॉन्ग टाइम तक आपके इंटेस्टाइन में गंदगी जमा होती रहती है ना? कई जने मेरे को बोलते हैं मैं डेली मोशन, मतलब डेली मोशन पास करते हैं, फिर भी कहाँ से गंदगी होती है। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे टायर के अंदर जैसे वो लाइंस नहीं होती है, वैसे ही हमारे इंटेस्टाइन में ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे डॉट 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 स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, जिसको विल्ले बोलते हैं, जहां से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर सेंड करता है। तो ये जो विल्लई होते हैं, वो खूब सारे विल्लई ऐसे पास पास में, ऐसे खूब सारे विल्लई होते हैं पास पास में, ठीक है? उन विल्लई के बीच में क्या होता है कि जो भी टॉक्सिन है वो जम जाता है ना? हम जो भी खा रहे हैं, अनडाइजेस्टेड जो भी रह जाता है, वो सारा वहां पे फंसता चला जाता है। और हम अगर उसकी क्लींजिंग ना करें, तो क्या होता है, वो वहीं पे फंसा हुआ रहता है, धीरे धीरे सड़ता रहता है, और फिर क्या होता है कि वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, वो काफी टाइम तक आंत में, इंटेस्टाइन में चिपका हुआ रह जाता है ना, तो उसके बाद वो ब्लड के अंदर मिल जाता है, इंटेस्टाइन की वॉल से वो ब्लड के अंदर आ जाता है, फिर ब्लड के साथ मूव करके जाता है, और जहां जाके अटक गया, वहां जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और उस ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? अगर वो हमारे सपोज गॉल ब्लेडर में अटक गया, तो गॉल ब्लेडर स्टोन के रूप में सामने आ सकता है, किडनी में अटक गया, किडनी का स्टोन हो सकता है, हाँ? यूट्रस ओवरी में चला गया तो वहां फाइब्रॉइड सिस्ट के रूप में आ जाता है हमारे सामने। तो इस तरीके से कोई भी जगह पे, हार्ट पे चला गया तो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हो जाता है, लंग्स में चला गया तो लंग्स से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट होने लग जाते हैं। तो ये जो भी इश्यूज होते हैं उनका मेन
एक जो बड़ा रीजन होता है ना, वो होता है हमारी बॉडी का प्रॉपर डिटॉक्स नहीं हो पाना। ठीक है। और हम मतलब हमारी जो लाइफस्टाइल है वो इतनी ज्यादा खराब कर ली है हमने। हम क्या करते हैं, हमारी एक डिजीज को, मतलब ऐसे होता है ना कि डिजीज के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। वो लेवल्स कैसे बनते हैं, जैसे हम हमने कुछ भी खाया, म्यूकस बनने लग गया। हाँ, बॉडी के अंदर जब म्यूकस इकट्ठा हो जाता है वो कोल्ड कफ के रूप में बाहर आता है। और हम क्या सोचते हैं, मतलब बॉडी का खुद का डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम होता है, वो खुद चीजों को बाहर निकालती है, जो भी एक्सेस होता है उसको बाहर निकाल देती है। अगर हमारे उसके अंदर मतलब खाने में फूड पॉइजनिंग हो गई, कुछ भी हो गया, तो जो भी टॉक्सिन है उसको बॉडी क्या करेगी, लूज मोशन से बॉडी के बाहर निकालती है। अगर म्यूकस ज्यादा इकट्ठा हो गया तो क्या होगा, कोल्ड कफ के रूप में उसको बाहर निकालती है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमें तो इश्यू हो रहा है, हम दवाई लेने लग जाते हैं। दवाई लेके जो बॉडी उसको बाहर निकाल रही थी, हम उसको बॉडी के अंदर ही रोक देते हैं, उसको दबा देते हैं, है ना। तो दबाने की वजह से, दवाई देके आप जब उसको दबा रहे हो, तो दबाने की वजह से क्या होता है, वो जो कोल्ड कफ नॉर्मल था वो धीरे धीरे आगे जाके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, साइनस के अंदर। फिर हम क्या करते हैं भाई, चलो हमको साइनस हो गया, तो फर्स्ट लेवल की डिजीज है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, सेकंड लेवल की डिजीज के अंदर, साइनस में कन्वर्ट हो गई। फिर हम लोग क्या करते हैं, साइनस का इलाज करवाने लग जाते हैं। हाँ, हाँ जी, साइनस हो गया है, अब साइनस की दवाई स्टार्ट कर देते हैं। तो धीरे 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 पानी जो है ना वो हमारे यहाँ पे जमने लग जाता है। पहले तो पानी निकल रहा था, लेकिन उसके बाद दवाई लेने के बाद वो जमने लग जाता है। एक पेशेंट आया था मेरे पास, उसको बहुत ज्यादा साइनस था। तो उसने जब डॉक्टर की दवाई ली, यंग एज में उसने जब डॉक्टर की दवाई ली, उसके कान की नसें सूख गई और उसका सुनना बंद हो गया। ठीक है। तो ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं मेडिसिन के। और अगर मैं मेरी खुद की बात बताती हूँ, तो मैंने खुद ने ऐसा किया है। जैसे मेरा बर्थ प्लेस है राजस्थान, वहां ड्राई क्लाइमेट है। और जब मैं शादी होके आई तो चेन्नई, यहाँ का क्लाइमेट जो है वो है ह्यूमिडिटी। तो जैसे ही मैं यहाँ आई, मेरे को यहाँ का क्लाइमेट सेट नहीं हुआ, मेरे को कोल्ड कफ रहने लग गया। और नए नए शादी होके आए, किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते, सीधा डॉक्टर के जाओ। डॉक्टर के गए, उस समय इन सब चीजों का नॉलेज नहीं था। तो बिलीव नहीं करेंगे, उस समय मेरी ये कंडीशन हो गई कि मैं एवरी वीक डॉक्टर के जा रही हूँ। दवाई लेके मैंने कोल्ड को दबाया, फिर बॉडी उसको जैसे दवाई कंप्लीट हुई, बॉडी उसको निकालने लगती है फिर से। मैंने सोचा मेरे को फिर से कोल्ड हो गया, फिर से डॉक्टर के गए, फिर से कोल्ड हो गया। मतलब ऐसा करते 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 6 महीने निकल गए। मैंने डेली, मतलब 6 महीने में ऐसा दिन नहीं गया जब मैंने इसके लिए दवाई नहीं ली। और कितने डॉक्टर्स मैंने चेंज कर दिए उस टाइम में। हाँ। और फिर मतलब ऐसा ही चलता रहा। इवन मैंने डेली के इंजेक्शंस भी लिए खूब सारे, मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम्स a डे इंजेक्शन भी लिए, इससे केवल कोल्ड कफ के लिए। हम्म? उसके बाद क्या हुआ, मेरा कोल्ड कफ को मैंने दवाई लेके दबा दिया, वो साइनस के अंदर कन्वर्ट हो गया, मेरा पूरा यहाँ पे पानी भर गया था। ठीक है। फिर डॉक्टर ने 2 महीने की साइनस की दवाइयां मेरी स्टार्ट कर दी, मैंने वो ली। लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम मेरी ठीक नहीं हुई। मेरी जो फर्स्ट लेवल की डिजीज है वो मेरे सेकंड लेवल में कन्वर्ट हो चुकी थी। अब उसके बाद क्या हुआ, मेरे को काफी टाइम तक ऐसा ही चलता रहा। फिर बहुत तेज बुखार, और मतलब कफ इतना, म्यूकस इतना इकट्ठा हो गया मेरे बॉडी के अंदर कि बस पूछो मत। और उसके बाद फिर मतलब जब मैंने नेचुरोपैथी सीखा, वो मैंने 6-7 साल बाद सीखा था शादी के। ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरे को जब पता चला कि मैं कितना ज्यादा गलत कर रही हूँ बॉडी के साथ, मतलब कोल्ड का फीवर ये सब हमारे फ्रेंड है, ये आ रहे हैं तो हमारी बॉडी से टॉक्सिन निकालने के लिए आ रहे हैं। हमें इसमें दवाई लेके उसको दबाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उसको दवाई से दबाई जा रही थी, दबाई जा रही थी, दबाई जा रही थी।
तो मेरे को लग रहा था कि मेरे को इतना ज्यादा कोल्ड कफ हो गया, और जो मैंने इतने सालों में दवाई नहीं ली कभी भी, वो शादी होके मैंने इतनी सारी दवाई, और 6 मंथ, मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर तो मैंने खूब सारी दवाई ली। उसके बाद जब नेचुरोपैथी सीखा तब अक्ल आई कि मैं सब काम उल्टा कर रही थी अपने, मतलब इन टॉक्सिन्स को तो मैं बॉडी के अंदर दबा रही थी। टॉक्सिन्स जो बॉडी से निकल रहे थे मैंने उसको दबा दिया। फिर उसके बाद 1 वीक 10 डेज, 1 वीक, ऑलमोस्ट 1 वीक लगा, मैंने दवाइयां सब बंद कर दी, और 1 वीक तक मतलब काफी म्यूकस निकला, इतने सालों से जो जमा था वो निकला, और बहुत तकलीफ हुई। देखो कोल्ड कफ हो जाता है तो कितनी ज्यादा बॉडी हमारी डल हो जाती है ना, एकदम एनर्जी ही नहीं रहती है। मैं एकदम डल हो गई, फिर घर पे सब गुस्सा करने लग गए कि भाई दवाई नहीं लेगी तो काम कैसे चलेगा। मैंने कहा अब तो मेरे को लेना ही नहीं है, और वो मैंने म्यूकस को निकलने दिया, फिर कोई दवाई नहीं ली, थोड़ा स्टीम वगैरह कर लिया। देखो हमें क्या होता है, नेचुरोपैथी में ये होता है कि जो चीज निकल रही है उसको, उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने स्टीम वगैरह लिया थोड़ा साथ में, और गिल्ली पट्टी वगैरह लगाई, उससे पूरा म्यूकस है मेरा निकल गया। और मेरे को तकलीफ, मतलब 6-7 दिन बहुत ज्यादा तकलीफ रही, और वो दिन है और आज का दिन है, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई कोल्ड कफ कुछ भी नहीं है। जो मैंने इतने सालों तक उसकी दवाई ली, उसका रीजन मैं समझ नहीं पा रही थी कि हमारी बॉडी टॉक्सिन्स को निकाल रही है, और मैं उसको दवाई लेके दबाए जा रही थी, दबाए जा रही थी। तो इस तरीके से हम लोग यही करते हैं, एक नॉर्मल छोटे से चीज को, जैसे कोल्ड कफ हो गया या लूज मोशन हो गया, उसको हम दवाई लेके बंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तो सोचो कि लूज मोशन भी अगर किसी को हुआ है तो क्यों हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है तो क्यों हो रही है। हम कुछ भी गलत खा पी लेते हैं तो वॉमिटिंग तब तक होएगी जब तक हमारा वो एक एक अंश जो पॉइजन का है वो बाहर ना निकल जाए। तो इसमें क्या होता है, अगर हम पानी पीते हैं ना तो पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता, हमारा पानी भी निकल जाता है। होता है कि नहीं होता? होता है कईयों को, फील किया ना ये चीज, तो लाइफ में सबने कभी ना कभी तो फील की है। वॉमिटिंग जो कंटिन्यू होती है, या फिर लूज मोशन होने लग जाता है, तो हम लूज मोशन के लिए भी दवाई लेके उसको दबाने की कोशिश करते हैं। फीवर आ जाता है, फीवर आते ही हम उसको दवाई लेके दबाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें आज से यही चीज बंद करनी है कि कोल्ड कफ फीवर, इनके लिए हमें कभी भी दवाई नहीं लेनी है। देखो नॉर्मल फीवर कोई भी होता है, आप दवाई लो तो भी 3-4 दिन उसको क्योर होने में लग जाते हैं कि नहीं लगते। और अगर आप दवाई नहीं लोगे तो भी 3 दिन में आपका फीवर ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन अब तो अगर कलर थेरेपी आती है तो कलर लगा लो तो वो जल्दी चला जाएगा, मतलब एक दिन में ही चला जाता है। तो इसमें क्या है कि हम उस चीज को दबा नहीं रहे हैं, उसको निकालने में हमको हेल्प करनी है। ठीक है। तो कोल्ड कब आ रहा है, जब मतलब ये फीवर कब आता है, जब हमारी बॉडी है वो बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाती है, मतलब एक्सेस वर्कलोड जब उसके पास हो जाता है ना, तो मशीनरी गर्म हो जाती है। तो उसको ठंडी करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? रेस्ट। आप रेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोल्ड कफ फीवर कुछ भी होए तो आपको रेस्ट करना है। अब ये रेस्ट केवल ऐसे नहीं है कि आपको फिजिकली रेस्ट करना है, रेस्ट का मतलब ये हो गया कि आपको अपने इंटेस्टाइन को भी रेस्ट देना है, आंतों को भी रेस्ट देना है। कुछ भी खाना पीना नहीं, खाना कुछ भी नहीं है। आप लिक्विड पे रह सकते हो लेकिन खाना कुछ भी नहीं है। तो जब आप कुछ भी नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी की एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी? डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। और अगर आप खाते पीते रहेंगे तो आपकी बॉडी की एनर्जी कहाँ जाएगी? डाइजेशन के अंदर। ठीक है। इसलिए जब कभी भी कोल्ड का फीवर हो तो सबसे पहले हमें हमारा खाना बंद कर देना चाहिए। एटलीस्ट 2 दिन तो, 2 या 3 दिन अगर हम कुछ भी नहीं खाएं, केवल लिक्विड पे रहे, या फिर लाइट लाइट कुछ भी आइटम ले लो, हाँ, उस पे रहेंगे तो ऐसे ही आपका कोल्ड का फीवर है वो चला जाएगा बिना दवाई के, है ना। अगर भूख लगे तो सैलेड वगैरह थोड़ा लाइट, या तो फ्रूट या सैलेड कुछ ले सकते हो, अदरवाइज उसकी भी जरूरत नहीं। आप केवल लिक्विड पे रहेंगे तो भी आपका ये कंप्लीटली क्योर हो जाएगा बिना दवाई के। तो इसलिए
हमें बॉडी को रेस्ट देने की जरूरत है ताकि वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सके। हम हमारी सारी एनर्जी दिन भर खाने, मतलब हम क्या करते हैं, बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट नहीं देते हैं। दिन में 3 बार तो कंपल्सरी खाना ही है, उसके अलावा भी दिन भर किसी का कुछ चलता ही रहता है, खाना पीना। तो बॉडी के डाइजेशन को जब तक रेस्ट नहीं मिलेगा तो सारी एनर्जी हमारी कहाँ चली जाती है, डाइजेशन में। तो दूसरे काम के लिए एनर्जी बचती नहीं है और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी एनर्जी नहीं बचती है। इसलिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें खाना है वो एकदम लिमिट में खाना चाहिए, और जो भी खाए वो लाइट फूड खाए ताकि इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि 80% हमारा स्टमक अगर हमने खाने से फिल किया है, तो 20% जो है ना उसको हमें रेस्ट देना चाहिए, एयर के लिए, हवा के लिए, ताकि उसको मूवमेंट करने के लिए प्लेस मिल सके और खाने को अच्छे से वो पचा सके। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हमारे खाने, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी बॉडी है वो नेचुरली डिटॉक्स हो जाए। देखो, हम आजकल क्या करते हैं कि लेट से जागते हैं, लेट सोते हैं, लेट जागते हैं, तो हमारी बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो पूरी डिस्टर्ब हुई भी रहती है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो गॉल ब्लैडर है और जो हमारा लिवर है वो रात को ही एक्टिवेट होता है, डिटॉक्सिफाई करता है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो हमारा खाना जब फिनिश हो जाता है तो रात को ही ये लिवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। लेकिन आजकल हम लोग खाना क्या करने लगे, लेट खाने लगे, लेट तक जगते हैं, तो लेट तक हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि बॉडी की जो एनर्जी है वो खाने को पचाने में चली जाती है, तो बॉडी है वो डिटॉक्स नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, खाना है वो सूर्यास्त से पहले खा लो ताकि बॉडी को इनफ टाइम मिल जाए डाइजेशन के लिए। उसके बाद जब आप सोएंगे तो फिर बॉडी की एनर्जी है वो डिटॉक्सिफिकेशन में लग जाएगी। और अगर आप लेट खाना खाते हैं तो बॉडी की एनर्जी वो डाइजेशन में लग जाती है, तो फिर वो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पाती। अब अब हम बात करते हैं, एक तो हमें हमारे जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको चेंज करना चाहिए, जल्दी सोने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जब हम रेस्ट कर रहे होंगे तभी जो लिवर है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर पाएगा, बॉडी को डिटॉक्स कर पाएगा। और अगर आप काम करते रहे, अगर आप कुछ खाते रहे, तो बॉडी की एनर्जी डाइजेशन में चली जाएगी। एक और आपको क्या करना होता है कि पानी जो है वो हमें, जैसे सुबह जब आप उठते हो, उठ के ल्यूकवार्म वाटर आपको लेना है। ल्यूकवार्म ले सकते हो या फिर नॉर्मल नॉर्मल, जैसे अगर सर्दी है ना तो सर्दी के मौसम में आप ल्यूकवार्म ले लो, बाकी गर्मी का मौसम हो तो आप नॉर्मल वाटर आप ले सकते हो। तो सबसे पहले हमें वो वाटर को कंज्यूम करना है, ताकि वो जो शरीर की सारी नसें है ना उसको, जब पानी वहां पे जाएगा तो उसके अंदर जो भी आस टॉक्सिन जमा होगा वो पूरा उसको निकाल के फ्लश आउट कर देगा। उसके बाद हमें लेना चाहिए वेजिटेबल जूस। तो जो हमारा वेजिटेबल जूस है ना, मंजुला जी, सिनेमन नहीं ऐड करना है, सुबह वाले में सिनेमन ऐड नहीं करना है ना। सुबह एकदम प्योर वाटर, जब भी उसके अंदर कोई चीज ऐड हो जाती है ना तो उसको डाइजेशन में टाइम लगता है, लेकिन प्लेन वाटर जो होता है ना वो इजीली ऊपर से नीचे तक आ जाता है, जिससे डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर चीज लेनी है ना आपको अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखने के लिए, वो है वेजिटेबल जूस। वेजिटेबल जूस जब हम लेते हैं ना वो इतनी अच्छी क्लींजिंग करती है आपके एक एक ऑर्गन की। और अगर आप जैसे फर्स्ट टाइम वेजिटेबल जूस ले रहे हैं तो उनको क्या होने लगे था, कॉन्स्टिपेशन, सॉरी, ये लूज मोशन होने लग जाता है। लूज मोशन मतलब 1-2 बार होता है, वो क्या करता है, जो भी टॉक्सिन्स होता है ना उसको रिमूव करने का काम करता है। तो अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग डेली वेजिटेबल जूस पियेंगे तो वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। अब वो वेजिटेबल
जूस है वो ऐश गार्ड का ले सकते हो, और ग्रीन वेजिटेबल का ले सकते हो। और अगर किसी को ब्लड की डेफिशिएंसी रहती है तो वो बीटरूट, कैरेट और आंवला का मिक्स करके जूस ले सकते हैं। तो आप कोई भी तरह का जूस बना के ले सकते हो। वो जूस जो है वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है और एनर्जी भी देता है आपकी बॉडी को। ठीक है, तो जिसके भी कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है वो भी इससे ठीक हो जाता है, अगर डेली आप वेजिटेबल्स लेंगे ना मॉर्निंग में, तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर देता है। दवाई लिया सबने? आप प्रियंका जी म्यूट कर लो। ठीक है, तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के और क्या सिंपल तरीके हैं जो हम घर डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। एक तो हमारा स्लीपिंग पैटर्न है वो हमें नॉर्मल करना है, और खाने पीने में हमें लाइट फूड आइटम खाने हैं ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। उसके अलावा आपको जैसे वेजिटेबल जूस का मैंने बोल दिया मॉर्निंग में आपको लेना है। और जो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट के अंदर आपको क्या लेना है, ब्रेकफास्ट में लेना है फ्रूट। ठीक है, डेली जैसे फ्रूट को है ना कभी भी हमें मिक्स नहीं करना चाहिए, एट ए टाइम एक ही वैरायटी का फ्रूट खाना चाहिए। और कुछ खाना है तो वो थोड़ी देर बाद खा सकते हो, बस उस टाइम केवल एक ही वैरायटी का फ्रूट है उसको आप पेट भर के खा सकते हो। तो ब्रेकफास्ट जो हो गया उसमें फ्रूट हो गया। और उसके बाद जब आपका लंच टाइम होता है तो लंच टाइम में आपको क्या करना है, लंच से पहले आधा घंटा पहले एटलीस्ट आपको सैलेड खाना है प्लेट भर के। तो सैलेड जो होता है उसमें फाइबर होता है, और फिर खाना खाने से पहले जब आप फाइबर खा लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट आपका कम जाएगा, मतलब कम रोटी खाओगे तो आपका पेट भर जाएगा। फाइबर रिच फूड पहले चला गया तो क्या होगा, मतलब डाइजेशन में इतना हेवी नहीं होगा। जो फाइबर है वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, साथ में आपके जो क्लींजिंग का भी काम करता है। इसलिए हमें खाने में जब भी हम खाना खाएं उससे पहले सैलेड खाना चाहिए, तो सैलेड हमारे डाइजेशन को बेटर करता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे जो बॉडी में टॉक्सिन जमा हो रहे हैं बीमारियों के रूप में, उसको हम डिटॉक्सिफाई करके निकाल पाएंगे, नेचुरली निकाल पाएंगे। उसके अलावा एक चीज और कर सकते हो, जैसे कईयों को कॉन्स्टिपेशन हेवी रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, वीकली वंस रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में कैस्टर ऑयल डाल के ले सकते हो, जिससे जो मोशन है वो क्लियर हो जाएगा आपका। तो क्योंकि कब्ज या फिर जो कॉन्स्टिपेशन है ना वो बहुत सारी बीमारियां लेके आता है हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर हम इसको ठीक कर लेंगे तो हम हेल्दी रह सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन चला गया तो हमारी काफी सारी बीमारियां वो ऐसे ही ठीक हो जाती है। इसीलिए क्या बोल रहे हो आप मंजुला जी? I'm saying prunes are very good for constipation. ओके, सपोज कॉन्स्टिपेशन हो तो रात में प्रून्स को भिगा के उसको खा लो, तो उससे वो कॉन्स्टिपेशन क्लीन होता है। हाँ ठीक है, क्योंकि इसलिए मैंने कॉन्स्टिपेशन, प्रून्स ली। हाँ हाँ, कॉन्स्टिपेशन ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, है ना। कॉन्स्टिपेशन अगर ठीक रहेगा, मतलब मोशन अगर आपका क्लियर आ जाएगा तो बीमारियां ऐसे आपसे कोसों दूर चली जाएगी। और सबसे मेन चीज ये है कि खाना कम खाना। और देखो ज्यादा खाने से एनर्जी नहीं मिलती है, एनर्जी किससे मिलती है, जो आपने खाया अगर आपने उसको पचा लिया तो उससे आपको एनर्जी मिलेगी। इसलिए जब भी आप खाओ कम कम खाओ, ऐसे फुल भर भर के ऐसे नहीं खाओ। और मिक्सिंग तो हमें जहां तक हो सके मिक्सिंग को तो अवॉइड ही करना है। अलग अलग जो फूड के कॉम्बिनेशन है ना, वो हमें अवॉइड करने, क्योंकि कुछ खाने के आइटम ऐसे होते हैं जिनको अगर हम दो दो चीजों को एक साथ ले लेते हैं तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और जब हम मोनो डाइट पे रहते हैं तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए कभी भी ये ध्यान रखना है कि खाने में मिक्सिंग नहीं करना, जहां तक हो सके एक वैरायटी का खाना हमें खाना है, एट ए टाइम एक वैरायटी का, डेली सेम वैरायटी फॉलो नहीं करनी है। जैसे अभी अगर आपने गेहूं की रोटी खाई है तो हमारा एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मली कैसे हम लोग खाना खाते हैं, जैसे गेहूं की रोटी भी खा ली,
और थोड़ा सा राइस भी ले लिया, ठीक है। तो हम राइस ले लिया, दाल खा लिया। अब दाल राइस मतलब दो तरह के तो कार्बोहाइड्रेट हो गए, रोटी और राइस, और एक हो गया प्रोटीन। तो जब हम ये सारी चीजें मिक्स कर लेते हैं ना, तो उससे गैस फॉर्म होने लग जाती है, क्योंकि बॉडी इन सबको एक साथ पचा नहीं पाती है। इसका रीजन ये है कि जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है ना, वो हमारे स्टमक में होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो आधा डाइजेशन तो हमारा माउथ में ही हो जाता है सलाइवा से, और उसके बाद बाकी जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो स्टमक में नहीं होता है, वो डिओडनम में होता है। इसलिए जब हम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को मिक्स करेंगे तो गैस बनती है। तो आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को एक साथ मिक्स नहीं करना है। तो जितना हम इन सब चीजों को अपनी लाइफस्टाइल को ध्यान में रखेंगे, उतना ही हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना। अगर हम पहले से प्रिकॉशन रख लेंगे, हमारी बॉडी की क्लींजिंग पे अगर हम ध्यान देंगे, तो हमें बीमारियां होगी ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो टिप्स मैंने बताए वो आपको फॉलो करना है। और जो नींद का जो टाइम है वो भी आपको प्रॉपर रखना है, क्योंकि जब हम रेस्ट करते हैं ना, तभी बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई होती है, और आप रेस्ट नहीं करोगे तो आपकी बॉडी वो डिटॉक्सिफाई नहीं होगी। इसलिए रेस्ट करना भी जरूरी है। लेट नाइट तक ऐसे नहीं है कि जागते रहो, तो अगर आप जागते रहेंगे तो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन का जो टाइम है वो चला जाता है। और इसके अलावा एक चीज और करनी है, बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, पेट पे गिल्ली पट्टी को डेली अगर हम लगाते हैं, एम्प्टी स्टमक 45 मिनट्स, तो ये भी क्या करती है कि जैसे हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करने में हेल्प करती है, हमारी बॉडी के हीट को कम करती है, ठीक है। तो अगर आप ये डेली गिल्ली पट्टी लगाएंगे तो भी आपका डिटॉक्सिफिकेशन है वो हो जाएगा। तो अभी जैसे मैंने जो बताया उससे ये चीज तो समझ आ गई कि अगर बॉडी का प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता है तो ही हमें बीमारियां लगती है ना। कोई भी जगह पे अगर जंग लग जाती है तो उसकी लाइफ कम हो जाती है ना, जंग लगी हुई चीज जल्दी खराब हो जाती है। और हमारी बॉडी के अंदर अगर टॉक्सिन्स ज्यादा इकट्ठे हो गए तो बीमारियां जल्दी लग जाती है। अगर हम चाहे हमें बीमार ना हो, हमें कोई भी तरह की बीमारी ना लगे, तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये नेचुरली जो मैंने बताया, थोड़ी सी चीजें अगर हम फॉलो कर लेते तो उससे बॉडी का डिटॉक्स है वो प्रॉपर तरीके से हो जाता है। एक्सटर्नल हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई एक्सटर्नल आपको कोई मेडिसिन लेनी पड़ी या फिर कुछ और, तो वैसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल ट्रिक्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम हमारी बॉडी को डिटॉक्स कर लेते हैं और बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं। किसी को कुछ डाउट हो, नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं, क्योंकि ठीक है, आप बोलिए, किसी को कुछ बोलना है। समझ आ गया आप लोगों को? हाँ। मैम गीली पट्टी तो 3 तरह की होती है ना?